Okay, once again, good morning, all of you. In the childhood nursing, in the previous class, we discussing about the unit number 4, the health disorders and the health problems in the children. ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीज या फिर कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स जो चिल्ड्रंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, इन दिस वी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ठीक है, तो आज हम जो PEM मीन्स जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड आपको जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट रहा हो तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपको इससे रिलेटेड आइडिया इसके अंदर रहेगा. ठीक है, तो इट्स इंट्रोडक्शन फीस रिगार्डिंग द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन as it is a form of the most commonly arising malnutrition in the children. ठीक है, मीन्स ये जो चिल्ड्रंस के अंदर सबसे ज्यादातर जो नोटिस किए जाने वाला जो एक माल न्यूट्रिशन मतलब जो अबनॉर्मल तरीके से जो न्यूट्रिशन का लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से अराइज होने वाली एक जो एक डिसऑर्डर उसके अंदर होता है. ठीक है, are most commonly arising in the children of the 6 month to 5 year old का एज. ठीक है, मतलब जो 5 साल तक एज के जो चिल्ड्रंस लेकर जो 6 मंथ मतलब जो 6 महीने तक के जो एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके अंदर ये ज्यादातर नोटिस किए जाने वाला जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक जो डिसऑर्डर होता है. ठीक है, as a result from the lack of the macronutrients as the protein and the carbohydrate. ठीक है, और इसके अंदर मतलब ये किसका रिजल्ट होता है. ठीक है, मतलब ये इसके अंदर अराइज होने का रीजन क्या होगा as the less intake मतलब जो रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ या फिर इसके अंदर जो कमी हो जाती है. ठीक है, मतलब जो ज्यादातर बॉडी की जो नीड होती है तो वो ज्यादा नीड होने वाले जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, तो उस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर आएगा द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल और जो प्रोटीन का लेवल होता है वो उसके अंदर कमी हो जाती है. ठीक है, तो उस कमी वाली कंडीशन को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, then next one the heading the types of the PEM. ठीक है, मतलब जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन जो होती है. ठीक है, तो वो कितने टाइप्स की मतलब उसके 4 सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है. ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली जो कंडीशन होगी उसको फॉलोइंग सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है. ठीक है, उसी के अंदर द फर्स्ट वन प्रॉब्लम विल बी द क्वाशियोकर. ठीक है, तो क्वाशियोकर. सेकेंड वन विल बी अ मारेस्मस कंडीशन. देन थर्ड वन द मारेस्मिक क्वाशियोकर एंड फोर्थ वन द obesity. ठीक है, फर्स्ट वन द क्वाशियोकर इट मींस द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन मतलब इंड्यूस अ बेबी के अंदर ओनली फॉर प्रोटीन का इनकी डेफिशिएंसी उसके अंदर ज्यादा रहेगी तो उस टाइप की जो PEM वाली जो कंडीशन होगी उसको हम क्वाशियोकर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, then next one the marasmus. ठीक है, the marasmus it is also a type of the PEM condition. In this deficiency of the fatty acid diet and of the carbohydrate. ठीक है, CHO it means the carbon hydrogen and the oxygen means जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी जो कमी या फिर फैटी एसिड होता है उसका कमी होगा तब वो मारेस्मस के नाम से जाना जाता है. ठीक है, Then next थर्ड वाली जो कंडीशन होगी द मारेस्मिक क्वाशियोकर. ठीक है, द मारेस्मिक क्वाशियोकर का मतलब रहेगा कि इसके अंदर मारेस्मिक वाली जो कंडीशन उसके अंदर ज्यादा हाईलाइट होगी और उसके अंदर जो प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा वो भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत मारेस्मिक क्वाशियोकर वाली कंडीशन दोनों उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का उसके अंदर डेफिशिएंसी होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, then next fourth one the obesity मतलब imbalance of the protein and the carbohydrate level मतलब कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन का लेवल होगा वो उसके अंदर इम्बैलेंस होगा और उसके अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर जो फैटी एसिड का लेवल रहेगा मतलब जो हार्मफुल जो सब्सटेंस फैटी एसिड का लेवल होगा वो उसके अंदर हायर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो ये रहेगा द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंडीशन. The next
द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, मीन्स जो टाइप्स के अंदर मतलब तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से जो क्राइटेरिया होता है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा क्लासिफिकेशन, मतलब जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन जो होती है उसको अलग अलग जो साइंटिस्ट मतलब जो डाइटिशियन है, ठीक है, तो साइंटिफिक जो डाइटिशियन है उनके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग टाइप के अंदर उसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द गोमेज क्लासिफिकेशन और द गोमेज व्यू, ठीक है, मैंने जो गोमेज नाम का जो पर्सन था तो उस गोमेज नाम के पर्सन ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट एज फॉर द पर्टिकुलर एज, ठीक है। और जो गोमेज के क्लासिफिकेशन का जो व्यू था कि उन्होंने ये बताया था कि जितनी जो चिल्ड्रंस की जो एज है तो उस एज के अकॉर्डिंग उसका यदि वेट होता है, ठीक है, एज एग्जाम्पल यदि जो बर्थ के टाइम के अंदर जो चिल्ड्रंस होता है उसका जो वेट होता है वो नॉर्मल 2.5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा होना कि जैसे जैसे उसकी जो एज बढ़ती है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि 1 साल की एज के अंदर आता है तो उसका जो वेट होना चाहिए वो 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो 2.5 का जो 3 गुना होगा तो उसका जो वेट होना चाहिए मतलब 1 साल तक की एज के अंदर उसका जो वेट होना चाहिए वो 6 किलोग्राम तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये उसका नॉर्मल क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यदि क्राइटेरिया उसके बेबी के अंदर जो एज के अकॉर्डिंग वो यदि पूरा 90% तक यदि फुलफिल करता है, ठीक है, तो वो बेबी है वो माल न्यूट्रिशन के अंदर नहीं है, वो नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो 6 किलोग्राम मतलब 1 साल के अंदर उसका जो वेट का जो नॉर्मल क्राइटेरिया वो 75% तक यदि कवर अप करता है, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल एग्जांपल कि 1 साल के अंदर जो वेट होना चाहिए वो 6 किलोग्राम तक होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को यदि जो चिल्ड्रंस होता है वो 90% उसके अंदर वेट हो जाता है तो वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बट इसके अंदर यदि जो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यदि वो 75% यदि क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो बेबी रहेगा वो माइल्ड लेवल का उसके अंदर जो माल न्यूट्रिशन होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यदि उसका जो वेट रहेगा वो 74 से 60% जो क्राइटेरिया होता है वो यदि उसका एज जो उसका वेट और उसका जो एज का क्राइटेरिया वो यदि 74 से 60% तक यदि फॉलो करता है, ठीक है, तो वो आएगा मॉडरेट लेवल का जो माल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि 60% से भी यदि कम उसका जो वेट उसके एज के अकॉर्डिंग यदि नहीं है, ठीक है, तो वो बेबी होगा वो पूरा तरह से सीवियर कंडीशन के अंदर माल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। तो गोमेज ने ये क्लासिफिकेशन दिया था कि जितनी उसकी बेबी की जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग उसका यदि वेट है, ठीक है, तो वो इसको इंडिकेट करेगा नॉर्मल, और यदि वेट नहीं है तो वो माल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द गोमेज क्लासिफिकेशन। ओके, द नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन एज अकॉर्डिंग टू द वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द वेलकम ट्रस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया द एक्सपेक्टेड वेट एज अकॉर्डिंग टू द एज with the present of the edema, it means the swelling, ठीक है, मीन्स इंड्यूस जो बेबी का जो माल न्यूट्रिशन वाले कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन रहेगा तो उसका जो क्राइटेरिया ऐसा रहेगा कि उसका जो वेट होना चाहिए वो नॉर्मल उसका जो एज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर है या नहीं, ठीक है। तो वेट होना चाहिए वो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर नॉर्मली क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेट और उसका जो एज का जो रिलेशन के साथ साथ में उसके अंदर यदि एडिमा मतलब उसके अंदर जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके अंदर जो माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो वो गोमेज का जो क्लासिफिकेशन हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो वेट होना चाहिए वो उसके अंदर एक्सपेक्टेड उसकी जो एज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। बट इस वेलकम ट्रस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो एडिमा वाली कंडीशन है
वो भी उस बेबी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, वो उसके अंदर हमको चेकआउट करना है। ठीक है, तो यदि जो वेट होगा उसकी एज के अकॉर्डिंग यदि 60 से 80% तक उसका जो वेट होता है, ठीक है, और बट उस कंडीशन के अंदर उस बेबी के अंदर यदि एडिमा मतलब उसके अंदर बेबी के अंदर जो वेट होना है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग 60 से 80% तक उसके अंदर है। ठीक है, तो उसका जो क्राइटेरिया और उसके अंदर यदि एडिमा उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी क्वाशियोकर। ठीक है, और जो वो बेबी के अंदर जो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन रहेगी वो क्वाशियोकर कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट बेबी का जो वेट होगा वो 60 से 80% तक उसके अंदर उसका वेट उसके एज के अकॉर्डिंग यदि है। ठीक है, बट उसके अंदर जो एडिमा होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी अंडर वेट। ठीक है, तो वो कंडीशन जो माल न्यूट्रिशन वाली जो स्टेटस कहलाएगा वो अंडर वेट के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, then next if the weight of the baby as according to the age is less than the 60%, मतलब जो बेबी का वेट है उसकी एज के अकॉर्डिंग यदि 60% से यदि वो कम है, ठीक है, तब और उसी के साथ में उसके अंदर एडिमा होगा वो उसके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, मतलब उसका जो वेट होगा वो भी 60% से यदि कम है और उसके अंदर एडिमा उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो कंडीशन कह रहेगी द मैरस्मस माल न्यूट्रिशन। ठीक है, द मैरस्मस कंडीशन के अंदर स्वेलिंग होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है और उसके अंदर मसल्स का वेस्ट भी उसके अंदर होता है, वो तो पर्सन होता है वो बहुत ही दुबला पतला उसके अंदर दिखता है। ठीक है, then next one if the nutrition if the weight is according less than the 60% as to the age। ठीक है, मतलब एज के अकॉर्डिंग उसका जो वेट होगा वो 60% से यदि उसके अंदर कम है। ठीक है, बट उसके अंदर जो एडिमा होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एडिमा यदि प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उस टाइप के जो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन कहलाएगी द मैरस्मिक क्वाशियोकर, क्योंकि उसके अंदर वेट होगा वो 60% से उसके अंदर कम होगा बट उसके अंदर एडिमा होगा, मतलब जो क्वाशियोकर का जो क्राइटेरिया होता है एडिमा होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर ये क्वाशियोकर और जो मैरस्मस वाली जो दोनों कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो उस टाइप की जो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन होगी उसको मैरस्मिक क्वाशियोकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा जो सेकंड क्लासिफिकेशन एज अकॉर्डिंग टू द वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। As third one, the classification of the PEM as according to the mid-arm circumference। ठीक है, means on the basis of the measuring the mid-arm circumference। ठीक है, means जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है बर्थ होने के बाद में उसका जो न्यूबॉर्न को जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है जो उसके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को आइडेंटिफाई करवाता है। ठीक है, मीन्स जो ये बाइसेप्स वाला जो पार्ट होगा इसको मेजरमेंट किया जाता है, तो इंडिविजुअल पर्सन का जो ताकत, ठीक है, मतलब हमको भी ताकत दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी या फिर जो उसके जो न्यूट्रिशन को शो करता है। ठीक है, तो उसको जो न्यूट्रिशन को शो करने वाला जो सर्कमफ्रेंस होता है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, तो वो उसके अंदर मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि नॉर्मल जो बर्थ के टाइम के अंदर जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है वो 12 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो यदि वो 12 सेंटीमीटर से यदि कम होता है, ठीक है, द लेस देन 12 सेंटीमीटर दैट इंडिकेट द अंडरवेट। ठीक है, जो बेबी होगा वो अंडरवेट के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट 17 सेंटीमीटर मतलब जो 17 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो वो क्राइटेरिया रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो 12 सेंटीमीटर से यदि कम रहेगा तो वो अंडरवेट के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, यदि 17 सेंटीमीटर से यदि ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो वो ओवरवेट के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अभी इसके अलावा 17 सेंटीमीटर से ज्यादा यदि 30 सेंटीमीटर तक इससे भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाएगी मोटापे के अंदर, मतलब जो ओबेसिटी के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, तो यदि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को वो उसके अंदर मेजरमेंट करता है, ठीक है, तो नॉर्मल जो बर्थ के टाइम के अंदर 12 सेंटीमीटर होता है तो वो नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल को स्टेटस को शो करता है। ठीक है, यदि 12 सेंटीमीटर से भी उसके अंदर यदि कम हो जाता है तो वो इंडिकेट करेगा अंडरवेट
यदि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा मतलब 17 से भी उसके अंदर ज्यादा हो जाता है तो वो ओवरवेट के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। और यदि इससे भी ज्यादा 30 सेंटीमीटर से भी इसके अंदर यदि ज्यादा हो जाता है तो वो ओबेसिटी के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, तो एज अकॉर्डिंग टू द मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग भी जो माल न्यूट्रिशन वाले कंडीशन का उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, then next the fourth classification of the PEM that as according to the वाटरसन क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब जो वाटरसन नाम का जो पर्सन था तो उनके व्यू के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन यानी जो माल न्यूट्रिशन वाले कंडीशन का क्लासिफिकेशन होगा वो उसने व्यू का अकॉर्डिंग उन्होंने दिया था। ठीक है, और एज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट एक्सपेक्टेड एज अकॉर्डिंग टू द एज। ठीक है, मतलब जो वाटरसन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो क्राइटेरिया दिया था कि उनका जो जैसे चिल्ड्रंस का जो एज बढ़ती है, ठीक है, तो एज बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसे उसका जो हाइट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जितनी उसकी जो एज है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो हाइट भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, एज एग्जाम्पल कि 30 to 50 सेंटीमीटर जो बर्थ के टाइम में उसके अंदर जो हाइट उसके अंदर होती है। ठीक है, और उसी का जो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब जो 1 से या जो 1 फुट या 2 फुट तक उसके अंदर जो हाइट हो जाती है एट द ईयर ऑफ द 2। ठीक है, मतलब जो 2 साल के एज के अंदर उसके जो हाइट होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर तक उसके अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यदि वो 2 साल के एज के अंदर उसके हाइट यदि मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो यदि उसके अंदर जो 100 सेंटीमीटर तक उसके अंदर 2 साल के अंदर एज के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को यदि 95% यदि फॉलो करती है, ठीक है, तो वो चिल्ड्रंस होगा वो नॉर्मल के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी जो हाइट है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो नॉर्मल 100 सेंटीमीटर उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को नॉर्मली 95% तक यदि कंप्लीटेड कर चुका है, ठीक है, तो वो बेबी होगा वो नॉर्मल जो न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, यदि उसकी हाइट है उसकी एज के अकॉर्डिंग यदि 90% यदि उसके अंदर पहुंच गई है, ठीक है, तो वो माइल्ड लेवल का माल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यदि 80% उसके अंदर यदि जो हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग यदि है, ठीक है, तो वो मॉडरेटली माल न्यूट्रिशन को इंक्लूडेड करेगा। ठीक है, और उसकी हाइट यदि 80% से यदि कम है, मतलब उसकी जितनी उसकी जो एज होनी चाहिए उसकी एज का यदि 80% से भी यदि उसके अंदर कम है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा द सीवियर स्टेटस ऑफ द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब उसकी एज यदि 2 साल तक के इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो 100 सेंटीमीटर का यदि 80% भी उसके अंदर हाइट उसकी नहीं बढ़ी है तो वो इंक्लूडेड रहेगा द सीवियर स्टेटस ऑफ द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये थे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। Okay, the next after the classification of the PEM condition, the next heading the causes of the PEM। ठीक है, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन जो रहेगी, ठीक है, तो उसका जो अराइज होने का मतलब उसके अंदर किस किस रीजन की वजह से जो बेबी के अंदर जो 5 साल तक एज जो चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का कमी होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन जो कोजेस रहेंगे द अंडरवेट चाइल्ड। ठीक है, मतलब जो बेबी होगा वो बर्थ के टाइम से ही उसका जो वेट होता है, ठीक है, वो लो रहता है। ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर यदि उसके अंदर कुछ उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो बर्थ के टाइम से ही उसका जो मैकेनिज्म रहता है जो उसका जो वेट होगा वो उसके अंदर लो होता है। ठीक है, या फिर जो प्री टर्म चाइल्ड, ठीक है, मतलब प्री टर्म चाइल्ड का मतलब रहेगा कि जो बेबी होता है वो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा प्रेगनेंसी का कंप्लीट करके नहीं आया हुआ होता है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से इमेच्योर होता है। ठीक है, मतलब उसका जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग करना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और प्रेगनेंसी का जो पूरा 9 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट करने से पहले वो 22वें वीक के बाद में ही वो जल्दी से उसके अंदर जो डिलीवरी उसकी हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को प्री टर्म चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट अनवांटेड चाइल्ड, ठीक है, मतलब जिस घर के अंदर यदि जो चिल्ड्रंस का जरूरत नहीं था तो उसको घर वाले होते हैं वो अच्छी तरह से केयर वगैरह खाना पीना उसको अच्छी तरह से नहीं देते, ठीक है, और चाइल्ड होता है वो भी अपने जो फीलिंग खुद तरीके से वो मांग नहीं सकता है, ठीक है, तो अनवांटेड जो चाइल्ड होगा उसकी केयर होगी वो भी उसको इग्नोर किया जाएगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो पालन पोषण होगा वो अच्छी तरह से उसका नहीं हो सकता है, ठीक है। Then next, the genetically the malabsorption condition, ठीक है, मतलब जो बर्थ के टाइम से ही उसके जो जेनेटिकली उसके अंदर ही जो माल एब्जॉर्प्शन मतलब उसके जो मेटाबॉलिज्म या फिर जो एब्जॉर्प्शन वाली जो बीमारियां उसके अंदर होती है, ठीक है, खाना उसके अंदर वो खाता तो है, ठीक है, पर उसके जो डाइजेस्ट करने वाले जो फंक्शन होते हैं मतलब उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो उसके अंदर अच्छी तरह से वो फंक्शनिंग उसके अंदर नहीं करते, तो खाना वो खाता तो है बट खाना उसको लगता नहीं है, मतलब उसका जो यूटिलाइज जो होता है वो उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म या जो माल एब्जॉर्प्शन की जो बीमारियां उसके अंदर रहेगी तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन के अंदर वो जा सकता है, ठीक है। The next, poverty and the low socio-economic status, या तो फिर गरीबी या फिर जो पैसा का जो स्टेटस होगा वो उनके अंदर कम उसके अंदर रहेगा, मतलब गरीबी उसके अंदर रहेगी तो होगा वो उसके अंदर वो कमा के नहीं ला सकते, ठीक है। Then next, the orphan child and the beggars, ठीक है, मतलब जो भीख मांगने वाले बच्चे या फिर जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनका कोई नहीं होता है तो उनके अंदर भी ये कंडीशन होती है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next, कल्चरल वेरिएशन, ठीक है, कल्चरल के वेरिएशन के अकॉर्डिंग मतलब जो ऐसे जो ग्रुप के अंदर होता है जिनके अंदर नॉन वेज होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव डाइट वाला जो फूड होता है, ठीक है, पर वो किसी के अंदर ब्राह्मण वगैरह होते हैं तो वो नॉन वेज को प्रेफर नहीं करते, तो इसकी वजह से भी उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ठीक है, इसके अलावा कोई सिस्टमेटिक मतलब अदर जो सिस्टम होता है उनके अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह या फिर उनकी कोई डिजीज वगैरह होती है, ठीक है, तो दूसरा सिस्टम होता है वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से बॉडी का ग्रोथ होगा वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है। Then next, joint and large family, ठीक है, मतलब जो घर के अंदर बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो सभी जो चिल्ड्रंस रहेंगे उनकी जो केयर होगी वो एक जैसी होगी, वो नहीं हो पाती, किसी को ज्यादा केयर मिलती है और किसी को कम ज्यादा उसके अंदर जो केयर मिलती है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो एक किसी चाइल्ड का उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो उसके अंदर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं सबका होगा वो केयर उसके अंदर नहीं हो पाती अच्छी तरह से। देन लाइक इलिटरेट केयर गिवर्स, ठीक है, और जो अनपढ़ जो केयर देने वाले होते हैं मतलब जो केयर देने वाले यदि वो होंगे वो यदि अनपढ़ होंगे तो अच्छी तरह से जो अच्छी तरह वाली जो केयर होगी वो उस बच्चे को नहीं मिल पाती। फूड हैबिट्स, ठीक है, और जो खाने पीने का जो स्टाइल होगा वो उसके अंदर अच्छा नहीं होगा, फॉल्टी का मतलब होगा गलत तरीके से उसका जो खान पान का तरीका होगा वो उसके अंदर गलत होगा, ठीक है, तो ये सब जो सारी कंडीशन होगी इन सब की वजह से भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली जो कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकती। देन नेक्स्ट वन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नोटिस इन द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर दो क्राइटेरिया होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो फर्स्ट जो रहेगा द क्वाशियोर्गर कंडीशन, ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर जो क्वाशियोर्गर वाली जो कंडीशन रहेगी उसके अंदर सोलर एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन वाले एरिया के अंदर स्वेलिंग उसके अंदर रहेगी, पिटिंग एडिमा मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो प्रेस होने वाला मतलब उसके अंदर एडिमा ऐसा होगा कि उस स्किन को यदि हम दबाएंगे तो उसके अंदर प्रेशर होगा वो उसके अंदर रहेगा, ठीक है। लो सबक्यूटेनियस फैट मतलब स्किन वाले एरिया के अंदर जो फैट होगा वो उसके अंदर कम रहेगा, ठीक है। मसल वेस्टेज, ठीक है, और जो मसल रहेगी वो उसके अंदर वेस्टेज का मतलब जो मसल होगी वो उसके अंदर जो डिसॉल्व मतलब उसके अंदर मसल का साइज होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मेंटली डिस्ट्रेस, ठीक है, और जो मेंटली उसके अंदर जो फंक्शन होगा वो उसके अंदर डिसफंक्शन उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। सीवियर एनीमिया, ठीक है, मतलब जो ब्लड का आरबीसी का लेवल उसके अंदर वो डिक्रीज उसके अंदर रहने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इजीली
फटीग, ठीक है। और जो पर्सन जो बेबी रहेगा वो इजीली उसके अंदर थकान हो सकती है, उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। मून शेप फेस लुक, ठीक है, मतलब उसका बेबी के अंदर एडिमा रहेगा, तो एडिमा की वजह से उसका फेस होगा वो एकदम पूरा गोल, और जो फूला हुआ उसके अंदर मुंह उसका दिखेगा, तो पूरा जो मून के जैसा उसका जो फेस होगा वो उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। एंड द स्किनी टाइप ऑफ द हेयर्स, ठीक है, मतलब उसके जो हेयर्स होंगे वो उसके अंदर ऊपर की तरफ ऐसे बड़े हुए, और वो लाल कलर के अपीयरेंस के उसके अंदर उसके हेयर होंगे वो हमको दिखेंगे, मतलब हेयर होंगे वो ऐसे खड़े हुए के अंदर, और लाल कलर के अपीयरेंस के अंदर वो दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैरिस्मस वाली जो कंडीशन रहेगी, द प्रोटीन यानी जो माल न्यूट्रिशन का जो दूसरा जो टाइप रहेगा, तो उसके अंदर वेरी थिन बॉडी, मतलब जो बॉडी होगी वो एकदम बहुत ही पतली, ठीक है, मतलब मसल्स होगी वो उसके अंदर पूरी उसके अंदर वेस्ट हो जाएगी, और उसके अंदर जो पूरे जिसकी बॉडी का अपीयरेंस होगा तो वो एकदम उसके अंदर पूरा जो पतला उसका अपीयरेंस होगा वो उसके अंदर दिखेगा, और वो हड्डी वाला जो पोर्शन मतलब हड्डी आई उसके अंदर वो दिखेगी, ठीक है। और उसके ऊपर स्किन होगी वो उसके अंदर दिखेगी, और अंदर की तरफ जो मसल्स होगी वो उसके अंदर पूरी उसके अंदर डिस्टर्ब उसके अंदर बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एब्सेंट एडिमा, उसके अंदर सूजन होगी वो उसके अंदर नहीं रहेगी। ओल्ड मैन फेस लुक, ठीक है, मतलब जो एकदम बुढ़े आदमी का कैसा फेस होता है, ठीक है, और वो हड्डियां होती है वो उसके अंदर बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, तो वो ही उसके अंदर बेबी के अंदर भी दिखेगी, ठीक है। माइल्ड एनीमिया, उसके अंदर ब्लड आरबीसी का लेवल उसके अंदर माइल्ड लेवल का रहेगा। प्रोमिनेंट रिब्स, ठीक है, मतलब तो रिब्स छाती वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे तो ये रिब्स वाला जो पार्ट होगा वो हड्डियां होगी वो हमको इजीली उसके अंदर हमको दिख सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वेट लॉस उसके अंदर रहेगा, और डायरिया वो क्रोनिक टाइप का, मतलब लंबे समय तक उसके अंदर डायरिया होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। The next at last the management regarding the protein energy malnutrition condition, ठीक है, तो as according to the causes the treatment should be provide, ठीक है, मतलब जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर उसका जो कॉजेस होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन का और जो कैलोरी होता है उसका लेवल उसके अंदर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसके जो कॉजेस के बेसमेंट के ऊपर ही उसका ट्रीटमेंट होता है वो उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर द सिंथेटिक प्रोटीन एंड द कैलोरी सप्लीमेंट, ठीक है, मतलब जो लेबोरेटरी के अंदर जो बनाए हुए जो प्रोटीन डाइट और जो कैलोरी होगी वो आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा या फिर जो ड्रिप मेथड के द्वारा उसके अंदर उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा डाइटरी पैटर्न फूड स्टफ के अंदर हाईली रिच प्रोटीन एंड द कैलोरी डाइट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन का डाइट होगा वो उसके अंदर ज्यादा जो सोर्स होता है वो जो फूड के सोर्स उसके अंदर अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर 3 से 4 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम या उसके वेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर दिया जाएगा, और 200 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा उसके अंदर जो वेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर अप्लाइड किया जाएगा, ठीक है। इससे उसका जो लेवल होगा वो उसके अंदर बैलेंस हो सकता है, ठीक है। Okay, so these are about the child disorder, the protein energy malnutrition. In next class, we discuss about the another health disorders in the children. Thank you so much.